नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। देश के अंदर, देश की जनता के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी दिख रही है। इस बेचैनी का कारण है देश की सत्ता पर मनुवादी संस्कृति को देश में थोपने की कोशिश करने वाली आरएसएस और उसके हिंदुत्व फासीवादी एजेंडे इस देश की जनता के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर पेश आई है। पिछले 11 साल के दरमियान में जिस तरीके से देश के अंदर एक के बाद एक देश विरोधी कदमें उठाई गई है, देश के ऊपर कर्जों का पहाड़ लाद दिया गया है, देश की जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार और एक से बढ़कर एक कारपोरेट हमलों को झेलना पड़ रहा है। और इस प्रक्रिया में जो कोई भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार का एक नया षड्यंत्र चालू किया गया है। इन तमाम परिस्थितियों में देश के लोगों के बीच दो रास्ते साफ तौर पर दिख रहे हैं। पहला रास्ता वह है जो माओवादियों ने अपनाया है और उन्होंने अपनाया है सशस्त्र विद्रोह करके, सशस्त्र क्रांति के जरिए इस देश की सत्ता को उल्टाना और उस सत्ता पर समाजवाद की नींव को मजबूत करते हुए समाजवादी को, देश को साम्यवाद की दिशा में ले जाना। लेकिन जो पक्ष माओवादियों के हथियारबंद आंदोलन से सहमत नहीं है, उनकी अलग चिंताएं हैं और वो चुनाव के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं यहाँ भी है। समस्या यहाँ ये है कि यहाँ पर चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में तमाम लोग चिंतित हैं कि चुनाव के माध्यम से भी इस तरह की सत्ता को चुनौती कैसे दी जा सकती है, जिसकी ना तो कोई नैतिकता है, ना ही कोई ईमान है, ना ही कोई धर्म है और ना ही किसी तरीके का इसके अंदर परहेज है। योगेंद्र यादव का ये प्रेस जो आप देख पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आज किया है, वो इस चिंता की सीधी अभिव्यक्ति है। जब उनसे हमने सवाल पूछा कि ऐसे भ्रष्ट चुनाव आयोग के दौर में, जो कि चुनाव आयोग खुद ही संदिग्ध है, भाजपा के पिच पर बैटिंग कर रही है, तो ऐसे भी चुनाव आयोग से आप क्या उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने जो कहा वह सुनिए। परसों आपको मौर्या होटल में इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तमाम दल जो थे इंडिया के, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस, वीआईपी तमाम लोग थे। तेजस्वी यादव ने उसमें कहा था कि चुनाव के दरमियान वोट चोरी करने का नया तरीका निकाला जा रहा है। मसलन जहां पर महागठबंधन का वोट गिरना है, वहां पर स्लो वोटिंग होने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की कई सारी चीज़ें की जा रही है। खुद इलेक्शन कमीशन संदिग्ध है इस पूरे प्रकरण में। मेरा सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, दीपांकर जी से पूछा था, मैं सवाल यही आपसे पूछूंगा कि इस वोट चोरी का जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है, उससे आप कैसे निपटेंगे? आसान नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। मतलब आप मैच खेल रहे हैं, अंपायर बेईमान है, अब आप उससे कैसे निपटेंगे? ये बहुत आसान काम नहीं है। आप किसी स्टेज पे आपको एक फैसला करना पड़ सकता है कि मैं मैच छोड़ दूं, है ना, या फिर जब पहला स्टेज होगा कि अंपायर को शर्मसार किया जाए। तो अभी पहला स्टेज चल रहा है शर्मसार करने का, और शर्मसार करने का तरीका लोकतंत्र में ये होता है कि जनता कुछ कहना शुरू करे। तो अभी तो वही है, आगे मामला कहाँ तक पहुँचेगा मैं कह नहीं सकता। सेकेंड आप बोले कि मैच छोड़ दे, मतलब चुनाव बहिष्कार करें, क्या इस दिशा में जाने की इशारा कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं और चुनाव आयोग अभी ऐसा चलता रहा, तो आपके पास फिर क्या विकल्प होंगे? अगर सिंपल चीज़ है, मैच के अंदर अंपायर अगर एक तरफा काम शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग के इस रवैये से निपटने के लिए किसी भी दल के पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बच रहा है, नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात उठती है, अब चुनाव के माध्यम से जो सत्ता बदलाव लाने की बात तमाम दल कर रहे थे, जो चुनाव में भाग लेते हैं, उनके पास भी अब इसको निपटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इन तमाम लोगों की उम्मीदें कहीं न कहीं अब माओवादियों के ऊपर ही जाकर टिकती है। भले ही यह बोल ना पा रहे हों, भले ही वो इसको एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं इनको फीलिंग हो रहा है कि एकमात्र सीपीआई माओवादी के ही रास्ते जो है हथियारबंद संघर्ष के माध्यम से ही अब इनसे साथ निपटा जा सकता है।
ये चिंताएं अब उन दलों के अंदर भी जाहिर हो रही है जो दल कभी चुनाव के माध्यम से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी असहाय हो गए हैं और टकटकी भरी निगाहों से अब वो सीपीआई माओवादी की ओर देख रहे हैं। बहरहाल ये पूरी इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपसे अपील है कि इनकी पूरी बात सुनिए, इन चुनाव में जाने वाले जो दल हैं उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया साथियों। चुनाव का समय है और चुनाव के समय अमूमन उम्मीदवार और पार्टियां आके आप लोगों के सामने अपनी बात रखती हैं, जनता के सामने बात रखती हैं। हम तो कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारा कोई उम्मीदवार बिहार में नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है, और जिनकी पार्टी है वो पार्टी यहाँ चुनाव लड़ नहीं रही है। तो स्वाभाविक है आपके मन में होगा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक वक्त था जबकि मैं चुनावी भविष्य बताने का काम किया करता था, वो तो मैं अभी करता नहीं हूँ। तो जाहिर है कोई भविष्यवाणी करने के चक्कर में तो हम यहाँ नहीं हैं। दरअसल 2023 कर्नाटका चुनाव के बाद से पूरे देश में एक प्रक्रिया चली, और वो प्रक्रिया ये है कि इस वक्त देश के सामने जितना बड़ा संकट है, हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य को जो संकट है, हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पे जो संकट है, हमारे संविधान पे जो हमला है, उसको देखते हुए हम केवल विपक्षी दलों पे चुनाव लड़ने का काम छोड़ दें, ये ठीक नहीं। अगर बीजेपी को चुनावों में सफलता मिली है इतने साल में, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि बीजेपी केवल बीजेपी नहीं है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको आजकल हम संघ परिवार कहते हैं। लेकिन उसके सामने केवल ऑपोजिशन की पार्टियां हैं जिनकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक बड़ा दायरा नहीं है जो कि आज से 20-40 साल पहले हुआ करता था। इसलिए कर्नाटका चुनाव से शुरू करके हमने ये प्रयास किया है कि इस देश में जितने भी जन आंदोलन और जन संगठन हैं जो 4.25 साल सक्रिय रहते हैं लेकिन चुनाव में भूमिका नहीं अदा करते, या चुनाव में आमतौर पे सभी पार्टियों से थोड़ा दूर रहते हैं, अरे तो सब एक जगह गड़बड़ कर रहे हैं, हम तो किसी के साथ नहीं हैं। हमने प्रयास किया कर्नाटका से शुरू करके कि चुनाव के वक्त भी जन आंदोलन अपनी भूमिका अदा करेंगे। पहला प्रयोग कर्नाटका था जो काफ़ी सफल प्रयोग रहा। उसके बाद तेलंगाना में हमने किया काम, हमने मध्य प्रदेश में भी किया जो सफल नहीं रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में पूरे देश में हमने कोई 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर काम किया, पूरे देश के जनसंगठनों को जोड़ते हुए। महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में थोड़ा कम था, और उसी सिलसिले में हम आज बिहार में हैं। जो हमारा प्रयास है वो ये कि इस देश के जितने भी जन आंदोलन और जन संगठन हैं, कभी कभी सिविल सोसाइटी अंग्रेजी में उसे बोल देते हैं, उनकी जो ऊर्जा है, जो इस देश में बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको संगठित करें और इस देश को बचाने के लिए, और इस देश पर आज बीजेपी आरएसएस का जो हमला है, जिस हमले के कई चेहरे बन जाते हैं, जिसके कई मुखौटे मिल जाते हैं, उस हमले से बचाने के लिए हम चुनाव में सीधा अपना इंटरवेंशन करेंगे। आज ऐसे 3 बड़े प्लेटफॉर्म आपके सामने। भारत जोड़ो अभियान कोई एक संगठन नहीं है, देश भर में ऐसा काम कर रहे लोगों का एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से बिहार डेमोक्रेटिक अलायंस भी तमाम संगठनों को जोड़ रहा है। सरकार बदलो बिहार बदलो, ये जो अभियान आप लोगों ने चलाया है, वो भी ऐसे ही तमाम उसका संगठन है। तो इस प्रक्रिया में पिछले कई महीने से हम बिहार में काम कर रहे हैं। मुझे याद है आप में से कई साथी आए थे जब एसआईआर के सवाल पे हमने शुरू किया था। 26 तारीख, आपको ध्यान होगा 24 तारीख को एसआईआर की दिल्ली में घोषणा हो गई थी, और 26 तारीख को इसी कमरे में
हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया था कि ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, इसके बहुत दूरगामी असर होंगे और इसका विरोध करने की ज़रूरत है। आपको ये भी याद होगा कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने एक जन सुनवाई की थी, जिस बिहार के 19 जिलों से लोग आए थे और उन्होंने अपनी दुख तकलीफ समस्याएं बयान की थी। सुप्रीम कोर्ट पे भी हम हैं, मेरे नाम से पिटीशन है, लेकिन है तो भारत जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो अभियान SIR के सवाल पे भी सक्रिय रहा। हालांकि SIR रोका नहीं जा सका, लेकिन SIR में जितना बड़े स्केल पर वोट काटने का षड्यंत्र था, उसमें कुछ कटौती करने में हमने सफलता जरूर प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कुछ दबाव, कुछ इनके गले में एक फांस जरूर पड़ी कि हाँ कुछ सीमा लगी इस सब चीज में। अब चुनाव आ गया है और हम चुनाव में सक्रिय हैं। मैं बिना किसी किंतु परंतु के बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम वो तमाम जन संगठन जिन्होंने बरसों बरसों तक या तो चुनावी राजनीति से दूरी रखी या उसका विरोध किया या ये कहा कि हम इस चुनाव में फला मुद्दे उठाएंगे, जनता तय कर ले किसको वोट देना है, आज ऐसा नहीं है। मैं बिना किंतु परंतु के कहना चाहता हूं, इस वक्त बिहार के तमाम जन संगठनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस चुनाव में यदि हमें देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाना है, तो हमें खुलकर इस वक्त विपक्षी महागठबंधन जो है उसका समर्थन करना है, क्योंकि केवल इशारे में कई बार बात रह जाती है और अब इशारों का समय नहीं बचा। इस वक्त सीधा हमला है और इस हमले का जो प्रतिकार कर सकता है हम उसके हाथ मजबूत करेंगे, जिसका ये मतलब नहीं है कि इन पार्टियों से कोई हमारा रिश्ता है। हम जैसे साथियों को जो आप जानते हैं, मेरे बाईं तरफ जितने साथी बैठे हैं, इन्होंने तो शायद अपना पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बिताया होगा। कोई राजद के हम पक्के समर्थक है, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। उनका भी विरोध किया जब उनकी सरकार थी, जबकि विरोध किया। लेकिन आज वो सब पुरानी बातें याद करने का समय नहीं है। आज समय है बिहार की जो आज स्थिति है और देश की जो आज स्थिति है उसको देखते हुए एक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका हम अदा करें। और वो स्पष्ट भूमिका यही है कि हम बिहार की जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से, और बिहार के तमाम जन आंदोलनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन तक हम शायद न पहुंच पाए, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सब प्रश्न किंतु परंतु को बाजू में रखते हुए इस वक्त महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन को जिताएं, ताकि बिहार को बदलाव मिले और इस देश को राहत की सांस मिले। यहाँ बिहार में बैठे हुए हम लोगों को शायद आइडिया नहीं रहता कि पूरा देश इस वक्त सांस रोक के बिहार का इंतजार कर रहा है। बिहार में क्या, सब तरफ लोग ये पूछ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, इसका पूरे देश पर असर होगा, इसलिए हम जुटे हैं। बिहार की स्थिति पे क्यों हम इंटरवीन करना चाहते हैं? क्योंकि आज बिहार की ये जो 20 साल से जो बिहार में सरकार चल रही है, शुरू में कैसी भी रही हो, हमारे कई साथियों का मानना है कि शुरू में इस सरकार के आने से फायदा हुआ। मैंने भी कहा है, लिखा है कि जब नीतीश जी की पहली सरकार आई उससे फायदा हुआ था बिहार का। लेकिन आज ये सरकार बिहार में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट डालने वाली सरकार है। झूठ की क्यों? क्योंकि सुशासन से बड़ा कोई झूठ इस वक्त बिहार में नहीं। आज से 15 साल पहले जो काम किए गए उनके आधार पे छवि का निर्माण करना, और ऐसे प्रदेश में जहां पलायन पूरे देश में सबसे अधिक है, 20 साल तक सुशासन का दावा करने के बाद आप न पलायन को रोक पाए, न बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा पाए, न बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे पाए जिससे कि वो बाहर जाके शिक्षा लेना बंद कर दें, कम से कम बिहार में रह के शिक्षा ले सकें।
ना ही अस्पताल का, दवाई का ऐसा अरेंजमेंट हो जो कि बिहार के लिए माना जाए कि हाँ कुछ बहुत बेहतर हुआ है। तो चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे कमाई की बात हो, इन सब के बारे में आज के बिहार में सुशासन की बात करना बिल्कुल ढकोसला है, झूठ है। पहले बिहार के कुछ लोग मानते थे कि नीतीश कुमार जी के बारे में छवि थी कि वो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं है, लेकिन आज जिस स्केल के घोटाले बिहार में सामने आ रहे हैं वो सब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मुझे कहना चाहिए कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख और संकोच का विषय है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी मेरे एक मायने में गुरु भाई हैं। उनके गुरु किशन पटनायक, मेरे गुरु भी किशन पटनायक। तो अपने गुरु भाई के बारे में ये बातें सार्वजनिक मंच पे कहते हुए कष्ट होता है, लेकिन अंततः सच ऊपर होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, मित्रता, लिहाज वो महत्वपूर्ण नहीं है, सच महत्वपूर्ण है। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार बिहार में झूठ की, लूट की, फूट की सरकार चला रहे हैं। सच ये है कि आज अडानी का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें सिर्फ 1050 एकड़ ज़मीन नहीं दी गई है, साथ में बिहार सरकार ने अपने सारे नियमों को बदला है सिर्फ अडानी को लाने के लिए। उनके सोलर को वापस थर्मल, फिर सोलर, ये सब करने में किया है। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार जी की सरकार आने वाली भाजपा आरएसएस सरकार के लिए मुखौटे का काम कर रही है। हकीकत ये बिहार में बैठे हुए लोग समझते रहे हैं कि बिहार में वैसी स्थिति नहीं पहुंची जैसी उत्तर प्रदेश में, जहां सांप्रदायिकता का नंगा नाच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार उससे बचा रहा। लेकिन मैं बिना लाग लपेट के फिर कहना चाहता हूं, अब वो बिहार से दूर नहीं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी केवल और केवल मुखौटे का काम कर रहे हैं। और बिहार में अब सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस की सरकार चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि बिहार में बदलाव हो। 20 साल से यहाँ रोटी पलटी नहीं गई है, और रोटी जब पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है, और यही बिहार में भी हुआ है। जल गई है, ऐंठ गई है यहाँ पे रोटी, तो उसे पलटने की ज़रूरत है। जिसका ये मतलब नहीं कि महागठबंधन की पार्टियां भविष्य में जो कुछ करेंगी हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं। अगर वो गलत करेंगी तो आने वाली सरकार के भी कान पकड़ के खींचेंगे। लेकिन आज बिहार में बदलाव सबसे अनिवार्य है। यही बात मैं तमाम जनसंगठनों की तरफ से आपके सामने रखना चाह रहा था, और आपके माध्यम से ये बात बिहार के कोने कोने तक पहुँचे, इस अपेक्षा में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। धन्यवाद। एकजुट की सरकार बदलने के लिए क्या दूसरे झूठ बोलने वाले या भ्रम फैलाने वाले शख्स को बिहार की कमान देना बेहतर होगा? सरकारी नौकरी में 30,000 रुपया हर परिवार को सरकारी नौकरी, मेरा मतलब है। पहली बात तो ये कि ये तो शायद देश में कोई नहीं कह पाएगा कि इस देश की झूठ बोलना केवल एक ही पार्टी की बपौती है। ये तो इस देश में नहीं है। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है वो झूठ का साम्राज्य चल रहा है। झूठ का साम्राज्य और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से बातों को न रखने में अंतर। इस वक्त झूठ का साम्राज्य जिसके खिलाफ हम खड़े हैं। आपने जो पूछा सवाल, शायद आपका इशारा महागठबंधन के मैनिफेस्टो की तरफ है, जो उन्होंने कहा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप उनसे सवाल पूछें। मेरे ख्याल में सरकारी नौकरी देना और सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर वो दोनों को इकट्ठा करके चल रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में परंपरा ये रही है, और ये केवल बिहार की बात नहीं है और केवल एक पार्टी की बात नहीं है। हमारे देश में परंपरा ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से जो वो प्रॉमिस करते हैं उसके बारे में पूरा हिसाब किताब मांगा जाए चुनाव से पहले। दुनिया के तमाम देशों में परंपरा है। उनसे कहा जाता है, अच्छा आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसका बजट दिखाइए, रिसोर्सेज कहाँ से हैं, सब कुछ दिखाइए। हमारे देश में नहीं है, और इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां करती रही। तो मैं इतना नहीं कहूँगा कि
अपने घोषणाओं में अति उदारता केवल एक ही पार्टी कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जिस किस्म की घोषणाएं कर चुके हैं राज्यों में, उनसे पता नहीं क्यों सवाल नहीं पूछे जाते। वो जोगिंदर जी, आपने विपक्षी दलों को जिताने की बात कहा है और कहा कि यही आगे भाजपा को रोक पाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है, कल सीपीआई का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनका कहना था कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बछवाड़ा में या कुछ सीटों पर, जहां पर कि आपको कांग्रेस भी लड़ रही है और उसी सीट के लिए आपको सीपीआई भी लड़ रही है। इसी तरीके से आरजेडी और कांग्रेस में भी है, इसी तरह से दूसरी पार्टियों मैंने अन्य पार्टियों में भी है। तो सवाल मेरा ये है कि आप इतनी उदारता तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं कि जिताएं, लेकिन वो लोग आपस में खुद ही एकजुट नहीं है, तो इसको किस रूप में आप देख पा रहे हैं? बहुत दुख की बात है। इसमें कोई इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती कि जहां ज़रूरत है कि तमाम ऐसी शक्तियां एक साथ आके खड़ी हों, इस साम्राज्य जो केवल बिहार के झूठ का साम्राज्य नहीं है, पूरे देश में जो हो रहा है इस वक्त, नंगा नाच हो रहा है सांप्रदायिकता का, उसके खिलाफ खड़ी हों। ऐसे में ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, ये दुख का विषय है। ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अब इसमें जरूर कोई ना कोई ज़्यादा समझदार व्यक्ति इसमें भी कुछ पेंच आपको दिखा देगा, लेकिन मैं नहीं समझता राजनीति ऐसे चालाकी के पेंचों से चलती है। जनता को ये बात समझ आती है और बुरी लगती है कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ के खिलाफ खड़े हैं तो आप इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। तो लोग पूछेंगे ना भी हम तीन इकट्ठे बैठे हैं, अलग अलग हमारे मुद्दे रहे होंगे, अलग अलग विचार रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी चीज़ को लेके हम एक साथ हैं। तो जनता की उम्मीद ये रहती है कि विपक्षी पार्टियां भी ये करें। उनका लगभग अलायंस हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया। ये दुख का विषय क्या नहीं। वो उनके आज की उपलब्धियां हैं या कि अतीत की उपलब्धियां हैं, और आज जो सरकार का स्वरूप है और इस चुनाव में जो विकल्प वो बिहार के सामने रख रहे हैं और आगे क्या होगा उसका सवाल है। अतीत में तो कुछ अच्छा काम किया होगा तभी जीत रहे हैं, और दूसरों की कोई कमी तो रही होगी। आज की स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश सरकार बिहार के लिए कोई सार्थक, बड़ा और सुंदर विकल्प नहीं लेके आ रही है। और मेरे मन में तो डर ये है कि अब अगली जिस सरकार को वो बनाना चाहते हैं वो केवल मुखौटा सरकार होगी, और यहाँ बिहार में बीजेपी आरएसएस का खुला खेल शुरू होने वाला है। ये हर कोई जानता है, जैसे विश्लेषण आपने किया, हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना बीजेपी का एक प्रोजेक्ट है। हर कोई जानता है कि शिवसेना के साथ उन्होंने क्या किया था, अपने तमाम एलाइज के साथ बीजेपी ने क्या किया, गोवा वाली पार्टी के साथ क्या किया, असम गण परिषद के साथ क्या किया, ठीक वही नीतीश की पार्टी के साथ होने जा रहा है। इसलिए मेरी दिलचस्पी आज की स्थिति में है, 15 साल पहले की स्थिति में। अच्छा, एक वाद की रीढ़ तोड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वो करने के साथ साथ जिस किस्म के गवर्नेंस सुधार किए जाने चाहिए थे वो करने में असमर्थ है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उत्तर भारत की जो ओबीसी राजनीति करते हैं, देखते हैं, उन्हें दक्षिण भारत से सीखना चाहिए। दक्षिण भारत में भी यही सब हुआ। सिस्टम को चेंज करना एक चुनौती थी, मानते हैं ना, क्योंकि पूरा जो है 1990 का जो दौर था, सिस्टम ही तो उन्हीं के सपोर्ट में था। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में जो बदलाव आया 60 के दशक में, उनके सामने भी यही चुनौती थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जब द्रविड़ पार्टियां आई, द्रविड़ पार्टियां मुख्यतः ओबीसी और उससे मतलब ये जो ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ खड़ी हुई थी वो पार्टी, उन्होंने नया सिस्टम बनाया, उन्होंने शिक्षा की नई व्यवस्था खड़ी की, उन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू करवाई, उन्होंने तमाम चीज़ें की। उत्तर भारत की जो ओबीसी राजनीति है वो अपने साथ किसी भी नया गवर्नेंस का मॉडल लेके नहीं है, केवल जो है उसमें खींचतान और छीन झपट का मामला हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत की ओबीसी राजनीति जो है वो अस्थायी सिद्ध हुई। दक्षिण भारत की ओबीसी राजनीति स्थायी है, एक बार आ गई फिर पलटने का कोई सवाल ही नहीं। कितने साल हो गए अब देखिए, और अब भी जो विकल्प आता है वहाँ अंदर से ही आता है, बाहर से कोई विकल्प नहीं आ सकता। वहाँ इस बात से सीखना चाहिए कि उन्होंने संस्थाएं बनाई। जिस सवाल पे ओबीसी की उत्तर भारत की लीडरशिप बहुत ही
बहुत ध्यान नहीं दे पाई, जो उसकी एक ऐतिहासिक कमजोरी थी। नहीं सब परसों आपको मौर्या होटल में इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तमाम दल जो थे इंडिया के, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस वीआईपी तमाम लोग थे। तेजस्वी यादव ने उसमें कहा था कि चुनाव के दरमियान वोट चोरी करने का नया तरीका निकाला जा रहा है। मसलन जहां पर महागठबंधन का वोट गिरना है वहां पर स्लो वोटिंग होने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की कई सारी चीज़ें की जा रही है। खुद इलेक्शन कमीशन संदिग्ध है इस पूरे प्रकरण में। मेरा सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, दीपांकर जी से भी पूछा था, मैं सवाल यही आपसे पूछूंगा कि इस वोट चोरी का जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है उससे आप कैसे निपटेंगे? आसान नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। मतलब आप मैच खेल रहे हैं, अंपायर बेईमान है, अब आप उससे कैसे निपटेंगे? ये बहुत आसान काम नहीं है। आप किसी स्टेज पे आपको एक फैसला करना पड़ सकता है कि मैं मैच छोड़ दूं, है ना, या फिर जब पहला स्टेज होगा कि अंपायर को शर्मसार किया जाए। तो अभी पहला स्टेज चल रहा है शर्मसार करने का, और शर्मसार करने का तरीका लोकतंत्र में ये होता है कि जनता कुछ कहना शुरू करे। तो अभी तो वही है, आगे मामला कहाँ तक पहुँचेगा मैं कह नहीं सकता। सेकेंड आप बोले कि मैच छोड़ दें, मतलब चुनाव बहिष्कार करें, क्या इस दिशा में जाने की इशारा कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं और चुनाव आयोग अभी ऐसा चलता रहा तो आपके पास फिर क्या विकल्प होंगे? अगर सिंपल चीज़ है, मैच के अंदर अंपायर अगर एक तरफा काम शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? वो सवाल है। मेरा दूसरा सवाल रहेगा इसमें। एसआईआर पर जो है 52,080 लाख नाम कटे हैं एसआईआर के नाम पर। मसलन हो गया कि 23,000 के लगभग जो है ईच कंस्टिट्यूंसी मतलब असेंबली में वोट कटेंगे, मैंने वोट कट गए। यहाँ पर 200, 400, 500, 50 वोट पर जो है जीत हार तय हुई है। अगर 32 हज़ार भी वोट कट रहे अगर हैं, कटे हैं वोट अगर, तो फिर ये बड़ा सवाल है, अब बहुत बड़ा घपले का संकेत है। इसको आप किस में देख पा रहे हैं? हम तो बार बार इसमें कहते ही रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है और इसमें हो सकता है जो वोट कटे हों उसमें एक अंश बिल्कुल सही हो कटने का, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कटना और उतनी बड़ी मात्रा में न जुड़ना, सिर्फ कटने वाले वोट मिले, जुड़ने वाले वोट इनको बहुत कम मिले। कुल 68 लाख वोट काटे हैं और 21 लाख वोट जोड़े हैं। इसका जो असंतुलन है ये बहुत संदिग्ध है और इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सब लोगों को करना होगा। अब जब पूरे देश भर में एसआईआर हो रहा है तो बिहार के अब तो बिहार तो चुनाव नज़दीक आ गया तो बिहार में कोई बहुत बड़ा चीज़ इस आधार पे होगी वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी देश को बिहार के सबक से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे। सोशल मीडिया आज घर घर देखा जा रहा है, यूट्यूब हो या जो भी हो, रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह, उसमें एक प्रचार चल रहा है कि कुछ समूह बोल रहे हैं कि अरे तेजस्वी को बनने दो मुख्यमंत्री, तुम लोग को मारते मारते खदेड़ देंगे। कुछ बोलता है कि तुम जो है मतलब वोट नहीं दिया महागठबंधन को, तुमको मारेंगे हम। इस टाइप के वीडियोज चला करके जो है एक मतलब ये किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या सोच रहे हैं कि क्या? मैंने देखी नहीं, 1-2 रिपोर्ट आई थी, मैंने देखा और इसका प्रचार प्रसार बीजेपी वाले कर रहे हैं और कुछ 1-2 बहुत फूहड़ किस्म के वीडियो बने थे जिसमें यादव समुदाय का नाम लेके कहा गया यादव लोग तुम ये कर लो वो कर लो। उसका प्रचार प्रसार कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहा था। जो पार्टी यादवों के वोट लेती है वो उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रही थी, प्रचार प्रसार बीजेपी कर रही थी। तो जाहिर है नीयत क्या थी आप जानते हैं फिर इसके पीछे। बहुत सारा पार्टियां हैं।